मैं डॉक्टर रामजीदास राठौर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रामजीदास राठौर कॉमर्स एजुकेशन में अगेन स्वागत करता हूं। जैसा कि हम इस चैनल के माध्यम से अकाउंट्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं और आज हम नए चैप्टर पर शुरुआत करेंगे। काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ से हमारे कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी चालू हो जाएगा इस चैप्टर के माध्यम से। तो चैप्टर नेम है हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन, इसमें हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन को पहले समझ लें एंड इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन आगे हम समझेंगे। मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इसमें जानेंगे एंड इसी चैप्टर में हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। तो प्रियर टू अंडरस्टैंडिंग एन अकाउंटिंग इक्वेशन इट इज एसेंशियल टू नो अबाउट अ बैलेंस शीट। एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल बैलेंस शीट इन टी फॉर्म इज गिवन बिलो। आपको एक टी फॉर्म बैलेंस शीट बताई गई है। तो बैलेंस शीट के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। बैलेंस शीट में हमारे पास एक साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर जो रहेगा वो हमारे पास रहेगा कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। कैपिटल और लाइबिलिटीज में जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, कैपिटल एक ब्लॉक बनाया और लाइबिलिटीज का एक ब्लॉक बनाया। लाइबिलिटीज में दो कैटर इन्होंने डाले हुए हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स के बारे में। और एसेट्स की हम बात करें तो एसेट्स में हमारे पास करंट एसेट्स होती हैं और फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। तो करंट एसेट्स में हमारे पास कैश है, बैंक है, डेटर्स है, स्टॉक एंड ट्रेड है, मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग एटसेट्रा है। और बैलेंस शीट की विशेषता मैं आपको बताऊं तो बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल हमेशा बराबर आता है। तो यहाँ बैलेंस शीट का टोटल इन्होंने बराबर लगाया हुआ है। तो इस बैलेंस शीट के एक फॉर्मेट के माध्यम से केवल हम इतना सा याद रखें, जो कि हमको काफ़ी आगे काम आने वाला है, कि अकाउंटिंग इक्वेशन का एक थंब रूल है और वो थंब रूल ये है कि इसमें टोटल हमेशा बराबर आएगा। दैट मीन्स कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज होगा, एक पैसे का भी डिफरेंस इसमें नहीं आने वाला है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज। जैसा कि इन्होंने लिखा भी हुआ है कि जो आपका एसेट्स का टोटल है, तो एसेट्स का टोटल इज इक्वल टू वह कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अभी हमने वहाँ दो ब्लॉक की बात की थी लायबिलिटी साइड के लिए कि कैपिटल और लायबिलिटीज दोनों को अलग अलग इन्होंने इंडिकेट किया हुआ है। A business transaction will result in the change in either of the assets, liability or capital of the firm, and even after the change, the assets will be again equal to the total of capital and liabilities. If a business transaction result in the increase of assets, there will be also be a corresponding increase in the amount of either capital or liability by the same amount. तो जैसा कि इन्होंने इसमें स्पष्ट भी करने का आपको प्रयास किया हुआ है कि कोई भी ट्रांजेक्शन आप करें उस ट्रांजेक्शन का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट एसेट साइड यदि पड़ा हुआ है तो लाइबिलिटी साइड भी पड़ेगा और लाइबिलिटी साइड पड़ा हुआ है तो एसेट साइड भी पड़ेगा। हालांकि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे भी आएंगे जहां हम केवल उसका इफेक्ट एसेट साइड ही होगा और कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे भी होंगे जो केवल लाइबिलिटी साइड को ही प्रभावित करेंगे। लेकिन अगेन मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो आपका फाइनल टोटल है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का, तो वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का टोटल हमेशा बराबर आएगा। आपको इस बात को विशेष याद रखना है। चलिए हम कुछ छोटे छोटे ट्रांजेक्शन पर चर्चा करते हैं और उसके बाद हम फिर उसको स्क्रीन के माध्यम से भी समझेंगे अभी। तो जैसे पहले ट्रांजेक्शन आपको दिया हुआ है, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद ₹75,000 एज कैपिटल। अब इस ट्रांजेक्शन को हम समझने का प्रयास करें कि तो इसमें दिया गया है कि एक व्यक्ति गोपाल है जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है 75,000 रुपये की कैपिटल को इंट्रोड्यूस कराते हुए। तो इस ट्रांजेक्शन में यदि हम देखें तो हमारे बिजनेस में हमारे पास कैश आ रहा है और कैश के लिए मैं आपको बता दूं तो कैश हमारी एसेट्स होती है। तो एसेट साइड हमारे पास कैश बढ़ चुका है और साथ ही साथ यदि हम लाइबिलिटी साइड की बात करें तो चूंकि हमने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है तो बिजनेस स्टार्ट करने के कारण हमारे पास जो लाइबिलिटी के रूप में बढ़ रहा है वो कैपिटल इंक्रीज होगा और कैपिटल हमारे पास 75,000 से इंक्रीज हो रहा है। सेम थिंग अगला ट्रांजेक्शन इन्होंने दिया, जैसे गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। गोपाल ने 5,000 रुपये से एक फर्नीचर को परचेज किया। अब इसको आप समझिए कि नगद आपने फर्नीचर खरीदा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि नगद पैसे दिए, दैट मीन्स आपका कैश कम हो चुका है। कैश कम कितना हुआ आपका 5,000 रुपीज़ से, 5,000 रुपये से कैश आपका कम हुआ है। तो साथ ही साथ आपका जो फर्नीचर है, तो फर्नीचर आपका इंक्रीज कितना हुआ, एक नई एसेट्स हमारे पास आ चुकी है जो कि हमारे पास 5,000 रुपये की एसेट्स हमारे पास आई हुई है। तो इस तरह आप इसको समझ लीजिए। तो फर्नीचर जो आपने परचेज किया था तो कैश आपका कम हो गया और साथ ही साथ आपकी जो फर्नीचर है वो आपके पास बढ़ चुका है। लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सेम थिंग अगले ट्रांजेक्शन की हम बात करें तो उन्होंने कहा कि गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। 20,000 रुपये से आपने माल खरीदा हुआ है, ठीक है ना, नगद माल खरीदा हुआ है। तो जब नगद माल आपने खरीदा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैश आपका कम हो चुका है। कैश आपका कम हुआ तो साथ ही साथ आपके पास एक जो एसेट्स क्रिएट हुई
और उस एसेट्स का नाम क्या है, गुड्स आपके बिजनेस में आया, माल आया, वो बाद में आपके पास स्टॉक के रूप में रहेगा। तो 20,000 रुपये का माल हमारे पास आ चुका है। अब इसको आप देख रहे हैं कि कैश ट्रांजेक्शन है, कैश में से कम हो चुका है एसेट साइड, और गुड्स आपका इंक्रीज हुआ वो भी एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड में कोई भी अमाउंट आपका ट्रांसफर नहीं हुआ है। लेकिन टोटल की हम बात करें तो टोटल हमारा दोनों साइड का बराबर आएगा, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। तो आप देखिए तो गुड्स आपके पास 20,000 का इंक्रीज हुआ है और कैश आपके पास डिक्रीज हुआ 20,000 का। सेम थिंग हम एक छोटे से ट्रांजेक्शन की और बात करें तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹16,000। अब ये ट्रांजेक्शन आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें क्या है कि आपने उधार माल खरीदा हुआ है, माल खरीदा, अभी हमने गुड्स अकाउंट क्रिएट किया था, तो गुड्स हमारा इंक्रीज हो चुका है। गुड्स इंक्रीज कितना हुआ हमारे पास, 16,000 रुपीज से 16,000 रुपये से गुड्स हमारा इंक्रीज हुआ। तो 16,000 रुपये से गुड्स इंक्रीज होने के साथ साथ एक काम और हुआ हमारे पास, कैश तो हमारा गया नहीं है इस ट्रांजेक्शन में, जब बल्कि क्या हुआ है कि हमको इस पैसे को फ्यूचर में पे करना है। दैट मीन्स हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो लायबिलिटी क्रिएट कितनी हुई हमारे पास, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है हमारे पास 16,000 की। तो लायबिलिटी हमारे पास क्रेडिटर्स के रूप में आई है। तो हमारे पास लायबिलिटी साइड दो सिस्टम हो चुके हैं, एक क्रेडिटर्स हो गया 16,000 का और कैपिटल हमारे पास हो गई है 75,000 की। और एसेट साइड की हम बात करें तो एसेट्स हमारे पास कैश है, फर्नीचर है और स्टॉक जो गुड्स हमारा मेंटेन किया हुआ है, तो गुड्स में हमारे 16,000 16,000 रुपये प्लस हो जाएंगे। आगे हम बात करें तो इन्होंने एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, तो उस ट्रांजेक्शन में इन्होंने क्या किया कि गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹15,000। 12,000 रुपये का माल आपने जो कि कॉस्ट थी उसको आपने उधार बेचा हुआ है 15,000 रुपये में। अब देखिए आपने माल बेचा, नगद तो नहीं बेचा, उधार बेचा है। उधार बेचने की स्थिति में हमारे पास जो क्रिएट होते हैं वो क्रिएट होते हैं डेटर्स। देखिए जब हम माल उधार खरीदते हैं तो हमारे क्रिएट होते हैं क्रेडिटर्स, और जब हम माल उधार बेचते हैं तो हमारे क्रिएट होते हैं डेटर्स। तो यहाँ डेटर्स हमारे क्रिएट हुए हैं, और डेटर्स क्रिएट कितने हुए हैं हमारे पास 15,000 रुपये के। और जो माल हमारे पास स्टॉक में था उसमें से हमने 12,000 रुपये का माल बेच दिया। तो पहले तो हम एसेट साइड के ट्रांजेक्शन को यदि समझने का प्रयास करें तो वहाँ हमारे पास क्या हुआ कि जो गुड्स हमारे पास था अभी तक, जो गुड्स हम टोटल ऊपर करके जा रहे थे 20,000 16,000, टोटल 36,000 का गुड्स हमारे पास अवेलेबल है। उस गुड्स में से 12,000 रुपये की कॉस्टिंग का गुड्स आप घटा दीजिए, एक काम। सेकेंड वन आप क्या करेंगे, एक नया हमारे पास एसेट्स क्रिएट हो चुका है, उसका नाम है डेटर्स। तो एसेट साइड आपने डेटर्स को इंक्रीज किया, डेटर्स आपने ब्लॉक बनाया 15,000 रुपये से, ये तो एसेट साइड का काम हुआ। अब आप देख रहे हैं कि 12,000 रुपये कॉस्ट को आपने सेल आउट कितने में किया है, 15,000 रुपये में। दैट मीन्स आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 3,000 का। ये 3,000 का जो प्रॉफिट आपके पास हुआ है वो 3,000 रुपये का प्रॉफिट आप इंक्रीज करेंगे कहाँ पर, कैपिटल की ओर। तो वो आपने इंक्रीज किया हुआ है कैपिटल में। इस तरह आपकी कैपिटल कितनी होगी, टोटल टोटल होगी कैपिटल आपके पास 75,000, जो बेसिक थी 3,000 रुपये बढ़ चुका है, तो 78,000 की आपके पास कैपिटल हो चुकी है। क्रेडिटर्स हमारे पास 16,000 रुपये के पहले से हैं। और यदि एसेट साइड की हम बात करें तो कैश हमारे पास 50,000 रुपये का था, इस ट्रांजेक्शन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फर्नीचर 5,000 रुपये का था, वो एज इट इज चलेगा। गुड्स में चेंज आया, वो चेंज क्या आया कि 12,000 से माइनस किया, तो 36 में से 12 माइनस करेंगे तो 24,000 आपके पास शेष बचेगा। और डेटर्स आपके पास न्यू क्रिएट हुआ है, ये 15,000 रुपये के आपके डेटर्स बढ़ चुके हैं। और लास्ट ट्रांजेक्शन यदि हम समझें इसमें, तो लास्ट ट्रांजेक्शन हमको दिया हुआ है पेड 1,000 फॉर रेंट। आपने 1,000 रुपये रेंट पेड किया हुआ है, रेंट पेड किया यानी आपके पास से कैश जा चुकी है। तो जो कैश बैलेंस हमारे पास टोटल था 50,000 का, उसमें से 1,000 को आप माइनस कर दीजिए, तो आपके पास कैश कितना बचा, 49,000। देन इसके बाद यदि हम लाइबिलिटी साइड की बात करें तो लाइबिलिटी साइड में जो हमारे पास कैपिटल थी, कैपिटल हमारे पास थी कितनी, कैपिटल थी हमारे पास 78,000 की, उसमें से 1,000 को आप माइनस कर दीजिए तो रिमेनिंग हमारे पास बच गया 77,000। अब इस पूरे ट्रांजेक्शन को हम टोटल यदि करें इक्वेशन को, तो कैश हमारे पास बच रही है 49,000 की, फर्नीचर है 5,000 का, गुड्स है 24,000 का और डेटर्स है 15,000 के। और क्रेडिटर्स की हम बात करें तो क्रेडिटर्स है 16,000 के और कैपिटल है 77,000 का। दोनों साइड का टोटल लगा दीजिए, टोटल आपका बराबर आएगा। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारे पास। और इसमें जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, थंब रूल आपको ये याद रखना है कि इसका टोटल हमेशा दोनों साइड का बराबर आएगा। अगले सवाल को हम स्क्रीन के माध्यम से भी समझेंगे, तो आप जुड़े रहिए। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आज अकाउंटिंग इक्वेशंस को समझ रहे हैं, और अकाउंटिंग इक्वेशन में जो आपका फर्स्ट एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पहला ट्रांजैक्शन हमारे पास है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000।
इस ट्रांजैक्शन का यदि हम अकाउंटिंग इफेक्ट देखें तो हमारे पास कैश इंक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ हमारी लायबिलिटी कैपिटल में भी वृद्धि हो रही है। तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि कैश कॉलम हमने मेंटेन किया, कैश में हमारा 80,000 इंक्रीज हुआ एसेट साइड में, और साथ ही साथ हमारा लायबिलिटी साइड को यदि हम देखें तो लायबिलिटी में हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है ₹80,000 से। सेम प्रोसेस हम सेकंड ट्रांजैक्शन की यदि बात करें तो जो सेकंड ट्रांजैक्शन है उसमें हमारे पास परचेज गुड्स फॉर ₹28,000 फॉर कैश, हमने नगद माल खरीदा। अब इस नगद माल के खरीदने से क्या हुआ कि हमारे बिजनेस से कैश चला जाएगा ₹28,000। तो आप देख रहे हैं कि कैश में से हमने 28,000 को माइनस किया हुआ है। तो साथ ही साथ हमारे बिजनेस में परचेज किया हुआ गुड्स बढ़ेगा जो कि 28,000 है, तो 28,000 हमारा स्टॉक इंक्रीज हो चुका है। तो हमने इक्वेशन में हमारे पास कैश के साथ स्टॉक को और ऐड किया। यदि हम लायबिलिटी साइड की बात करें तो लायबिलिटी साइड इस ट्रांजैक्शन का कोई भी इफेक्ट हमारे इक्वेशन में नहीं आएगा, तो लायबिलिटी हमारी कैपिटल एज इट इज रहेगी। और इस सेकंड ट्रांजैक्शन का इफेक्ट केवल हमारे एसेट साइड में रहा कि कैश हमारा डिक्रीज हुआ और स्टॉक हमारा इंक्रीज हुआ। और न्यू इक्वेशन का आपने टोटल आप देख रहे हैं, जैसा कि टोटल अगेन आपको करना पड़ेगा। तो 80,000 में से 28,000 माइनस किए तो 52,000 आपके पास कैश रिमेनिंग रहता है और स्टॉक आपके पास इंक्रीज हो चुका है 28,000। यदि अकाउंटिंग इक्वेशन टोटल की हम बात करें तो टोटल अगेन आपका ₹80,000 हो चुका है। देन नेक्स्ट हम थर्ड वन ट्रांजेक्शन की बात करें, जो तीसरा ट्रांजेक्शन हमारे पास है तो वो है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। तो आपने उधार माल खरीदा है, तो उधार माल खरीदा दैट मीन्स आपकी कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कैश जैसा कि आप देख रहे हैं इक्वेशन में, कैश पर हमने इफेक्ट डाला है 0। देन स्टॉक हमारा इंक्रीज हो चुका है 20,000, क्योंकि माल आपने परचेज किया हुआ है तो ₹20,000 से आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। बाकी हमने कोई इफेक्ट इसमें नहीं डाला हुआ है। और लायबिलिटी साइड की हम बात करें तो लायबिलिटी में हमको ₹20,000 दूसरे व्यक्तियों को अब देने पड़ेंगे जिनसे हमने माल खरीदा हुआ है। तो 20,000 हमारे पास क्रेडिटर्स के रूप में इंक्रीज हुए हैं, जो कि हमने क्रेडिटर्स कॉलम को मेंटेन किया हुआ है। कैपिटल में नो चेंज आएगा। देन इस तरह हमारा अगेन हम टोटल करें इसका तो कैश हमारे पास 52,000 है, जबकि स्टॉक का टोटल हमारे पास 20,000 से इंक्रीज होकर के 48,000 हो चुका है। और सेम प्रोसेस हम लायबिलिटी साइड में जाएं तो लायबिलिटी में क्रेडिटर्स हमारे 20,000 के हैं और 80,000 की हमारे पास कैपिटल है। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमारे पास है तो वो ट्रांजेक्शन हमारे पास है परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000। ₹6,000 का आपने फर्नीचर उधार खरीदा हुआ है, नगद खरीदा हुआ है। तो जब आपने नगद ट्रांजेक्शन किया हुआ है तो अगेन आप याद रखें कि कैश ट्रांजेक्शन में कैश हमारा डिक्रीज होगा ₹6,000 से, और हमारे पास एक नई एसेट्स इंक्रीज हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं कि एसेट साइड में हमने एक नया कॉलम क्रिएट किया और उस कॉलम का नाम है हमारे पास क्या, फर्नीचर हमारे पास इंक्रीज हो चुका है। तो हमने फर्नीचर को इंक्रीज किया 6,000 से। और यदि हम इसका इफेक्ट देखें लायबिलिटी साइड, तो लायबिलिटी साइड इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी तक के इक्वेशन की बात यदि हम करें तो यहाँ एक बात हमको समझ आती है कि कैश ट्रांजैक्शन का इफेक्ट केवल और केवल हमारे एसेट साइड ही प्रभावित होता है। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की हम बात करें तो अगला ट्रांजैक्शन हमारे पास पेड रेंट, आपने रेंट पेड किया हुआ है। अब इसको जरा ध्यान से समझिए कि पेड रेंट है आपके पास, तो रेंट आपने पेड किया कैश में, तो कैश आपका डिक्रीज हो चुका है ₹2,000 से, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और स्टॉक में कोई चेंज नहीं आएगा, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आएगा, डेटर्स हमारे पास अभी क्रिएट हुए नहीं हैं, क्रेडिटर्स में भी कोई चेंज नहीं है, जबकि हमारी कैपिटल ₹2,000 से कम हो चुकी होगी। तो 2,000 से हमारा कैपिटल हमने डिक्रीज किया हुआ है पेड रेंट वाले फॉर्मेट में। और नया इक्वेशन हम टोटल लेकर के चलें तो ₹2,000 चूँकि कम हो चुके हैं तो हमारे पास 44,000 कैश आ चुका है, और स्टॉक हमारे पास 48,000 का था, फर्नीचर 6,000 का था, और क्रेडिटर्स 20,000 की थी, और कैपिटल हमारे पास चूँकि ₹2,000 से कम हो चुकी है तो वो हमारे पास रह गया 78,000 का। देन रेंट पेड के बाद हम बात करें इनकम की, तो इनकम हमारे पास अगले जो ट्रांजैक्शन में दी गई है तो वो ट्रांजैक्शन हमारे लिए इंडिकेट करता है कि रिसीव्ड कमीशन। तो रिसीव्ड कमीशन फॉर ₹500, तो ₹500 आपको कमीशन मिला है। तो जब आपको कमीशन मिला हुआ है तो ऐसी स्थिति में आप इसको ये कहेंगे कि ₹500 आपको प्लस हुए हैं, तो ₹500 आपके कैश इंक्रीज हो चुकी है, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो आपकी कैपिटल में भी इंक्रीज हो चुका है ₹500 का।
आगे हम बात करते हैं तो वो है हमारे पास न्यू ट्रांजैक्शन। तो वो है विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए आपने पैसे निकाले हुए हैं। तो जब आप पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसा विड्रॉ करते हैं तो वो आपके कैश में से कम हो जाएगा। तो साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि आपकी कैपिटल भी कम हो चुकी है 3000 रुपये से। तो विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़ की कंडीशन में आपके पास कैश कम हो चुका है। तो साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी डिक्रीज हो चुकी है 3000 से। यदि न्यू इक्वेशन का हम टोटल लगाएं तो 44,500 हमारे पास पहले टोटल कैश था, जिसमें से 3000 हम माइनस कर दें तो हमारे पास कैश बच रहा है 41,500। स्टॉक हमारे पास 48,000 का है और फर्नीचर 6,000 का है। डेटर्स कोई चेंज नहीं है अभी हमारे पास। और क्रेडिटर्स की बात करें तो एज इट इज़ 20,000 चले आ रहे हैं, जबकि हमारे पास कैपिटल जो 78,500 की थी वो कैपिटल डिक्रीज हो चुकी है 3000 रुपये से, और अब हमारे पास कैपिटल रह गई है 75,500 की। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन है अगला वाला। तो उस ट्रांजैक्शन को हम समझें तो ट्रांजैक्शन दिया है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000, कॉस्ट है आपके पास 10,000। अब देखिए इस ट्रांजैक्शन में आपने क्या किया है कि 40,000 रुपये का माल बेचा है जिसकी लागत थी आपकी 30,000 रुपये की। तो माल जितने का आपने बेचा उसकी कॉस्टिंग की यदि हम बात करें तो हमारे पास स्टॉक बैलेंस जो 48,000 था उसमें से 30,000 रुपये को हम माइनस कर देंगे। तो 30,000 रुपये का तो हमारा स्टॉक कम हो चुका है। तो साथ ही साथ हम अगला जो हमको क्रिएट करना है उसमें हमको क्रिएट करना है डेटर्स। डेटर्स को हमने क्रिएट क्यों किया? क्योंकि हमने माल उधार बेचा है। जब माल उधार बेचते हैं तो उधार बेचने के कारण जो क्रिएशन हमारा होगा वो डेटर्स का क्रिएशन होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन चार्ट में आपके पास डेटर्स बढ़ चुके हैं, जो कि आपके पास है 40,000 के। और यदि हम लाइबिलिटी साइड में जाएं तो लाइबिलिटी साइड में आप देख रहे हैं कि कैपिटल हमारी 10,000 रुपये से इंक्रीज हो चुकी है। और उसके इंक्रीज होने का कारण ये है कि हमने 30,000 रुपये कॉस्ट का माल 40,000 रुपये में बेचा। तो सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यदि हम डिफरेंस पर बात करें तो वो हमारे पास 10,000 रुपीज़ इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से कैपिटल हमारी इंक्रीज हो चुकी है 10,000। और यदि हम अकाउंटिंग इक्वेशन का दोबारा से टोटल करें तो कैश नो चेंज था, यानी टोटल हमारे पास 41,500, जबकि स्टॉक में हमारे पास 30,000 रुपये कम हो चुके हैं। तो स्टॉक घट करके हमारे पास रह गया है 18,000 रुपये का। और फर्नीचर 6,000 का ही है, 6,000 रुपये का। डेटर्स 40,000 रुपये के हैं। और हमारे पास जो क्रेडिटर्स हैं तो क्रेडिटर्स नो चेंज 20,000 रुपये के रहेंगे। और कैपिटल हमारे पास 10,000 रुपये से बढ़ करके 85,500 हो चुकी है। और लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट किया है तो आप देख रहे हैं कैश आपका कम हो चुका है 15,000 से। 15,000 रुपये से कैश आपका कम हो जाएगा। और साथ ही साथ आपके जो क्रेडिटर्स थे 20,000 रुपये के, तो 20,000 रुपये के क्रेडिटर्स में से आप 15,000 माइनस कर देंगे तो शेष आपके पास 5,000 शेष रह जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन का हम टोटल लगाएं तो 26,500 कैश हमारे पास बचा है, 18,000 हमारे पास स्टॉक है, 6,000 का फर्नीचर है और 40,000 का हमारे पास डेटर्स हैं। और क्रेडिटर्स की हम बात करें तो वो 5,000 रहे हैं। और हमारे पास कैपिटल है 85,500 की। तो इस तरह आपका अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व होता है। थैंक यू। आई होप आपको ये इक्वेशन पूरी तरह से समझ में आया होगा और इसको आप नोट करें और इसको और बारीकी से समझें। अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर से प्रभाव डालता है, जैसा कि हमने इसमें सीखा कि एसेट्स जितनी इंक्रीज होंगी उसी टाइप से आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी। यदि डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होगा। फाइनल रिपोर्ट ये है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का टोटल हमेशा बराबर आना चाहिए। थैंक यू। इस तरीके से आपने देखा कि अभी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के दो एग्जाम्पल्स को समझने का प्रयास किया। एक को हमने थियोरेटिकली समझा था, तो दूसरे को हमने स्क्रीन के माध्यम से भी अभी समझा। तो थोड़ा सा आप बुक को भी अपने साथ लेकर के चलें जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट हैं, और यदि नहीं है तो बाकी अपन इसको आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह आप मेरे वीडियोज़ के माध्यम से जुड़े रहिए और मैं आपके अकाउंट में एक्सपर्ट बना दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।